हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम जो क्लास 10th है उसकी लोकतांत्रिक राजनीति नामक पाठ्य पुस्तक का उसका चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघवाद। अब हम देखते हैं कि ये संघवाद से पहले चैप्टर हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। अब दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि जो सत्ता का बंटवारा होता है उसका क्या स्वरूप होता है। आमतौर पर इसे संघवाद कहते हैं। संघवाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग इलाके साथ रह पाते हैं। जो संघवाद होता है इसमें क्या होते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसमें जो अलग अलग इलाके हैं वो साथ रह पाते हैं। क्यों रह पाते हैं? क्योंकि संघवाद में क्या होता है कि जो प्रांत होते हैं वहाँ वो प्रांतों का मिलके एक संघ बना दिया जाता है। वहाँ पे मतलब जैसे भारत में भी हम जैसे जिक्र करें तो केंद्र की अलग से सरकार है और राज्यों की अलग से सरकार है, और हम देखते हैं कि गांव और शहरों में भी अलग से चुनाव होते हैं और वहाँ की सरपंच, मेयर या जो प्रधान वगैरह चुने जाते हैं वो भी चुने जाते हैं, जैसे पंचायत समिति के हो गए। तो इस तरह ये संघवाद होता है। संघवाद क्या होता है कि जो इनमें संघवाद के सिद्धांत और ये जो चैप्टर है इसमें जो भारत है इसमें संघवाद है, इसके क्या क्या सिद्धांत है, इसका कैसा स्वरूप होगा ये हम देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये संघवाद होता क्या है। संघवाद होता है संघवाद जो सर्वोच्च सत्ता होती है और उसके जो केंद्रीय अधिकार होते हैं और विभिन्न अधिकार और उसके जो अधिकार हैं वो विभिन्न जो आनुषंगिक इकाइयाँ उनमें बंट जाते हैं। जैसे संघवाद के अधिकार हैं, कुछ अधिकार क्या है, प्रांतों को दे दिए गए हैं। किसको दे दिए गए हैं? प्रांतों को। और प्रांतों ने भी कुछ अधिकार किसको दे दिए हैं, जैसे जो ये क्या होती है अपना स्थानीय स्वशासन को। किसको दे दिया है? स्थानीय स्वशासन को। तो ये होता है संघवाद में क्या होते हैं कि कुछ अधिकार संघ केंद्र सरकार के पास होती हैं, और वो जो केंद्र सरकार है वो शासन को अच्छे से चलाने के लिए, क्योंकि बाहर जैसे बड़े देशों में ये है और बाहर जैसे बड़े देश में केंद्र सरकार हर इलाके की समस्या को समझ पाए, सभी लोगों को साथ लेके, ये संभव है नहीं। तो ये क्या कर रखा है कि पहले जो केंद्र सरकार होती है सभी को देखने के लिए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। फिर प्रांतों में कौन सी सरकार होती है? प्रांत, जिन्हें हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे प्रांत हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। और केंद्र शासित प्रदेश ये मिलकर के क्या है, ये इनमें सत्ता का बंटवारा है। ये भी अब क्या हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रांतों से क्या चुने जाते हैं? विधायक। प्रांतों से क्या चुने जाते हैं? अपने विधायक। और ये जो संघ सरकार होती है इसके क्या होते हैं? सांसद। जैसे हम कहते हैं ना कि सांसद विधायक, इनमें क्या अंतर होता है? सांसद। और कभी कभी हम कहते हैं एमएलए। एमएलए तो कहते हैं इसी को ही कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो सांसद कहते हैं ये हम एमपी को कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है? अपनी संसद होती है। तो जो सांसद मतलब संसद का सदस्य सांसद, और विधान पालिका का सदस्य विधायक, और यहाँ पे इंग्लिश में इसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है। तो ये सांसद होते हैं, यहाँ पे ये विधायक होते हैं। जो प्रांत होते हैं उनमें तो संघ सरकार द्वारा, जो अपनी केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा शासन चलाना आसान नहीं होता। तो शक्तियों क्या है, जैसे पूरे देश को राज्यों में बांटा गया है, और राज्यों में वहाँ पे अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ पे अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। हर अलग राज्य का अलग है। कई केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार कम दिए गए हैं
और बाद में क्या होते हैं हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से हम वैसे समझ नहीं पाते, मैं बताती हूँ स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन होता है कि जो अपने ये होते हैं जिला परिषद। जिला परिषद इसमें अपर लेवल है। जिला परिषद और ये जो पंचायत समिति के बाद अपने आ जाते हैं इसमें गांव में सरपंच होता है। तो ये इनका इलेक्शन होता है। इनमें क्या होता है कि जिला परिषद और ये जो होते हैं ये तीनों जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच के इलेक्शन हमने देखा होगा कि इकट्ठे होते हैं। हम तीन जगह वोट डाल के आते हैं। तो ये एक वो पंच के भी होते हैं। गांव को वार्डों में बांट दिया जाता है, हर वार्ड से मेंबर होता है और सरपंच का भी होता है। सरपंच का सीधे तौर पे इलेक्शन होता है। जो सीधे रूप से चुना जाता है वो अपने सरपंच ही है। तो ये स्थानीय स्वशासन होता है। इसमें ज़्यादातर हमें जो जानकारी होती है वो हमें होती है सरपंच की, कि ये सरपंच है, ये मेंबर है, जिनको हम वो पंच बोलते हैं, वो मेंबर होते हैं। तो उन मेंबरों को हम ज़्यादातर जानते हैं। पर ये जो पंचायत समिति है इसके भी होते होंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ये जो चेयरमैन चुना गया, लोग आते भी हैं, हम वोट देते हैं, वो चुने जाते हैं। तो ये होता है स्थानीय स्वशासन। और जो स्थानीय स्वशासन होता है ये गांव में तो ये हो गया। और शहरों में कैसे होता है, शहरों में नगर पालिका और नगर निगम के इलेक्शन होते हैं। नगर निगम होते हैं, वहाँ पे मेयर होता है, और जो नगर पालिका होती है उसका प्रधान होता है। तो इस तरह से आपको स्थानीय स्वशासन और ये थोड़ा सा संघवाद के बारे में पता चल गया। उसके अधिकार आनुषंगिक इकाइयों में बन जाते हैं। संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि एक तो भारत में जो तीसरे स्तर का था ये बाद में अपनाया गया था, और अब संघीय व्यवस्था होती है। ये संघवाद जो होता है ये क्या होता है, सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो उसके केंद्रीय प्राधिकार और विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघीय व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, संघीय व्यवस्था जो होती है, संघीय व्यवस्था में क्या होती है, एक तो हमने देखा है कि पूरे देश की सरकार होती है, जिसमें जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, यूं नहीं कि किसी एक राज्य के कोई और है, नहीं। तो क्या होता है, पूरे देश की सरकार, पूरे देश की सरकार, इसमें क्या होती है कि एक तो पूरे देश की सरकार होती है, और कौन सी होती है, और होती है राज्य या प्रांत स्तर की सरकार। राज्य या प्रांत स्तर की सरकार। राज्य या प्रांत किसको कहते हैं, स्टेट को कहते हैं। ये क्या होती है, इससे सीएम, जो अपने सीएम होते हैं वो चुन के आते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो ये होती है पूरे देश की सरकार, ये पूरे राष्ट्रीय महत्व के इसके पास विषय होते हैं, और जो इसमें शासन के जो प्रांत होते हैं उनमें शासन के दैनिक कामकाज के होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के
विषय। जैसे विदेश मंत्रालय होगा तो वो इसी के पास होगा, क्योंकि राष्ट्रीय में तो रक्षा मंत्रालय होगा, वो इसी के पास होगा। तो इसमें क्या होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राज्य और राज्यों की या जो प्रांत कह लेते हैं हम इन्हें, ये सरकार क्या होती है, ये दैनिक कामकाज को देखती है। शासन के दैनिक कामकाज देखती है। क्या करती है, ये शासन के दैनिक कामकाज जो होते हैं उन्हें ये देखती है। तो ये क्या होती है कि संघीय व्यवस्था होती है, उसमें संघवाद देखा कि संघवाद क्या होता है कि जो केंद्रीय सत्ता होती है उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। संघीय व्यवस्था में क्या होती है, एक तो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे देश की सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, राज्य की सरकार होती है, राज्य या राज्य को प्रांत भी कहते हैं। इसमें शासन के जो दैनिक कामकाज है ये उनको देखती है। ये शासन के कौन से कामकाज देखती है, दैनिक कामकाज, यानी कि जो डेली के कामकाज होते हैं वो देखती है। अब होती है हमारी एकात्मक शासन। अब संघवाद होता है और किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था भी होती है। क्या होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था। और क्या होती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें शासन का एक स्तर होता है, यानी कि केंद्र सरकार होती है। शासन का एक ही स्तर, इसमें शासन का क्या होता है, एक स्तर होता है। संघीय जो शासन व्यवस्था होती है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। अब हमने संघीय शासन व्यवस्था को देखा कि क्या होती है, तो अब हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है इसकी विशेषताएं होती है, वो कौन कौन सी होती है। संघीय शासन व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ खास करने का अधिकार नहीं दे सकती। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है उसके पास सभी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, राज्यों के पास अपेक्षाकृत कम अधिकार होते हैं। तो ये केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार को कुछ खास करने का अधिकार नहीं होती। राज्य सरकारों की अपनी शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। सरकार के दो या अधिक सत्र होते हैं, तो इसमें होते ही हैं सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं। अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसमें संविधान द्वारा सुरक्षा और गारंटी होती है, और बदलाव के लिए दोनों स्तरों की सहमति जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका होती है। इसमें राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। इसके दो उद्देश्य होते हैं, एक तो देश की एकता की सुरक्षा को बढ़ावा देना, और दूसरा होता है क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सम्मान करना। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो सरकार इसमें एक तो होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कुछ खास करने का अधिकार नहीं देती, क्योंकि केंद्र सरकार जब मर्जी चाहे तब राज्यों के जो होते हैं ना विषय, उनमें यदि वहाँ पे लगे कि कुछ माहौल बिगड़ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो वहाँ पे जो प्रांत होते हैं वो अपनी मनमानी इतनी नहीं कर पाते। वहाँ वो क्या होता है, सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में होती है, वो कभी दखल भी कर सकते हैं वहाँ पे। अब जो होती है, जो सरकार के दो या उससे अधिक सत्र होते हैं, कैसे होते हैं कि सरकार के दो या अधिक सत्र कैसे होते हैं, जैसे एक हमारी केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई, तो ये दो स्तर हो गए। कितने स्तर हो गए, दो स्तर हो गए। केंद्र सरकार होती है और एक अपनी राज्य सरकार होती है। अब के दो या अधिक सत्र होते हैं। भारत जैसे जो बड़े बड़े देश हैं, यहाँ पे प्रांतों में भी
बांटने से काम नहीं चलता, प्रांतों में अलग व्यवस्था करने से भी काम नहीं चल पाता है, क्योंकि जो भारत के जो प्रांत हैं, जो स्टेट हैं, ये जो यूरोप के जो देश हैं ना, उनसे भी बड़े हैं जनसंख्या में भी, और जो उसका जो भूमि के हिसाब से भी वो, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी वो बड़े हैं। तो इतने इतने बड़े फिर इनका काम नहीं देखा। तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन है, जैसे जिला परिषद, स्थानीय स्वशासन में जिला परिषद, पंचायत समिति और सबसे निचली इकाई होती है अपनी ग्राम पंचायत होती है इसकी। ये तो इसके 2 या अधिक स्तर हो गए। और क्या होते हैं कि राज्य सरकार की अपनी शक्तियाँ होती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाबदेह हर काम के लिए नहीं होती और कुछ कामों में होती भी है। तो राज्य सरकारों की अपनी शक्तियाँ होती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, क्योंकि इनके जो काम हैं वो बंटे हुए हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो बंटे हुए हैं। संविधान द्वारा सुरक्षा और गारंटी दी गई है। बदलाव, जो यदि संविधान में कुछ बदलाव लाना हो या कुछ बदलाव वैसे भी वहाँ करना हो, तो इसमें दोनों सत्रों की सहमति आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसकी निर्णायक भूमिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका ऐसे होती है कि यदि किसी जने को कोई प्रांत सरकार के किसी भी काम से जैसे दिक्कत हो, जैसे हरियाणा का ही उदाहरण ले लो, यहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है और सीधा कोर्ट में केस जाता है, और फिर जो अपने जो वहाँ पे कोर्ट में जो फैसला होता है वो मान्य होता है, और कोर्ट में भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ये होता है कि बाद में जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो ही मान्य होगा। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका होती है। राजस्व होते हैं टैक्स, जिन्हें कर कहते हैं, कि अलग अलग स्रोत होते हैं इनके। जो ये जो टैक्स लेने के जो स्रोत होते हैं इनके अलग अलग होते हैं, दोहरे उद्देश्य होते हैं। देश की दोहरे उद्देश्य कैसे होते हैं? एक तो होती है कि इसकी देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और एक ये होता है कि क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का अधिकार नहीं देती। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास। सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। इसके उदाहरण हम अब समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे अपने जम्मू कश्मीर का उदाहरण अब हम लेते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, विशेष राज्य का दर्जा था। वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे सरकार चल रही थी, अलग से प्रांत था। अपने प्रधानमंत्री जी ने रातों रात फैसला लिया। वहाँ पे थोड़ी बहुत पहले हलचल हो रही थी, तब मीडिया और को लग रहा था कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है। और वहाँ पे जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया कि रातों रात वहाँ पे धारा 370 हटा दी, और वहाँ पे क्या किया कि उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, उसके 2 हिस्से कर दिए, और उसको मतलब जो सरकार वगैरह थी, तो यहाँ पे सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास अच्छे से समझ में आ गई। और क्या होता है कि जो राज्य सरकार होती है वहाँ पे उसकी अपनी शक्तियाँ होती है। ये ठीक है कि सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास है, पर जो राज्यों के पास है वो अलग शक्तियाँ होती है। राज्यों की राज्य सरकारों की अपनी शक्तियाँ होती हैं। राज्य सरकारों की अपनी शक्तियाँ। राज्य सरकारों की अपनी शक्तियाँ होती है। इसका उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं कि केंद्र के पास अलग शक्तियाँ होती है, जैसे संचार, इंटरनेट सुविधा पूरे वो देश की होती है, केंद्र सरकार के पास है। जैसे इंटरनेट कर लिया हमने, संचार के जितने भी साधन कर लिए, और
जो ये हम राज्य, ये तो इनके पास हो गए, और राज्य सरकारों की क्या शक्तियाँ होगी। जैसे हम जब बस में सफ़र करते हैं तो हमारे हरियाणा के बस पे लिखा होता है हरियाणा रोडवेज़, तो यानी कि जो ये परिवहन है ये किसके पास है, ये राज्यों के पास है। राजस्थान की अलग होती है, दिल्ली की अलग से बसें होती हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, जैसे बसों में, और वो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान है। तो ये कौन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। तो यानी कि ये विषय किसके पास होता है, ये राज्यों के पास होता है। वो हाँ ठीक है कि वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पर वहाँ का भी तो मुख्यमंत्री है ना, वहाँ की अलग से सरकार चुनी जाती है, तो वहाँ पे भी कुछ विषय अलग से दिए गए हैं। तो राज्यों की जो होती है वो अलग शक्तियाँ होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों का शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, जैसे हरियाणा का हरियाणा बोर्ड होता है, केंद्र का एक बोर्ड होता है सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा का हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो ये अलग अलग होते हैं। तो शिक्षा के और इनके अधिकार भी इनके अलग अलग होते हैं। राज्य जो होते हैं वो केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होते। राज्य केंद्र सरकार को जवाब देह नहीं होते। राज्य केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होते, वैसे होते नहीं होते, ये जनता को ही जवाबदेह होते हैं। ये हर काम जो करेंगे उसके लिए सरकार, जैसे अरविंद केजरीवाल का ही ले लेते हैं हम, तो वहाँ पे क्या है कि दिल्ली में जैसे वो महिलाओं को मुफ्त सर्विस दे रही हैं, बस सर्विस दे रही हैं, तो वहाँ पे कहाँ है वो जवाबदेह। वो देंगे तो देंगे अपना, उनकी अलग सरकार है, वो अधिकार उनके पास है, वो जो परिवहन का है वो राज्यों का है, तो वो वहाँ पे करेंगे। और जैसे वहाँ पे अब जैसे पंजाब में भी बने हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ पे उन्होंने महिला सुरक्षा के और काफ़ी कानून अच्छे से किए हैं, तो वो उन्होंने अपने अलग से कर रखे हैं। तो ये नहीं होते जवाबदेह, जो होते हैं केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होते, और अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अपना अधिकार क्षेत्र, इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यहाँ ये होता है जैसे परिवहन इनके पास है, राज्य सरकार के पास, और संचार इनके पास हो गया, तो इनके अलग अलग हैं। पुलिस राज्यों की अलग से होती है, और राज्यों की होती है, केंद्र सरकार की अलग से पुलिस नहीं होती। तो ये हो गए पुलिस वाला हो गया। और जैसे शिक्षा का राज्यों का विषय होता है ये, और हो गया जैसे सर्वोच्च बदलाव के लिए जो दोनों सत्र होते हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। कोई बदलाव लाना हो तो उसके लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है। बदलाव के लिए दोनों सत्रों की सहमति आवश्यक। बदलाव के लिए दोनों सत्र होते हैं, यानी कि केंद्र और जो प्रांत होते हैं वो दोनों में, क्योंकि ये जो कोई भी बिल पास होता है तो ये संसद के दोनों सदनों में होता है कि एक जने की क्या होती है कि मर्जी से ये बदलाव लागू नहीं हो सकते। सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका। सर्वोच्च न्यायालय यदि दो राज्यों में झगड़ा हो जाए तो उनका निपटारा न्याय अपने जो कोर्ट है वो करेगा, और कोर्ट का
जो फैसला होगा वो मान्य होगा। प्रांत का और किसी व्यक्ति का झगड़ा है तो उसका निपटारा भी कोर्ट ही करेगा। प्रांत और केंद्र सरकार का कोई झगड़ा है तो उसका निपटारा कोर्ट ही करेगा और वही जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। राजस्व के अलग अलग स्रोत, राजस्व के अलग अलग स्रोत। राजस्व किसे कहते हैं? राजस्व होता है कर, यानी कि इनके जो कर के विषय हैं वो अलग अलग हैं। राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं, यानी कि इनसे जो कर लेते हैं उनसे इनकी इनकम होती है और जो हमसे टैक्स ले रहे हैं उसी से फिर क्या है हमारे विकास कार्य होते हैं। और इसके क्या होते हैं? दोहरे उद्देश्य होते हैं। दोहरे उद्देश्य क्या होते हैं? एक तो देश की सुरक्षा, देश की एकता है उसकी सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। देश की एकता की सुरक्षा और बढ़ावा देना। और क्या है इसका? क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना कैसे? और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान नहीं होगा तो देश की एकता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भारत जैसे इतने बड़े देश में इतनी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, भाषा आधार पे हमारे राज्यों का गठन हुआ है। जैसे हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इनका भाषा के आधार पर हुआ है। नागालैंड और इनका क्या हुआ है? भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ है। तो इससे देश की एकता की भाषा के आधार पर यूँ नहीं है कि सर कोई अलग देश की स्थापना, कोई अलग देश की मांग उठ जाए और वो हम मान ले। तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। और क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनका भी क्या है? ध्यान रखना। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। और ये जो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? इसमें एक स्तर होता है, यानी कि केंद्र सरकार ही होती है और राज्य सरकार इसमें नहीं होती। आदर्श संघीय व्यवस्था, आदर्श संघीय व्यवस्था देखते हैं कि संघीय व्यवस्था देख ली हमने, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देख ली कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो आदर्श संघीय व्यवस्था, अब हम देखते हैं कि जो आदर्श संघीय व्यवस्था होती है वो क्या होती है, यानी कि अच्छे रूप से जो काम करे वो कौन सी होती है। जो हमारा लोगों का सपना होता है कि ऐसी संघीय व्यवस्था हो, उसमें ऐसे लोगों की भलाई के काम हो, वो तो आदर्श संघीय व्यवस्था देखते हैं हम। आदर्श संघीय व्यवस्था, आदर्श संघीय व्यवस्था होती है, इसमें एक आपसी भरोसा होता है। किसमें? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपस में भरोसा होता है। केंद्र सरकार को भरोसा होता है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों में अच्छे से काम कर रही हैं, और प्रांत सरकारों को भी होता है कि हम सभी को समान रूप से ग्रांट मिल रही हैं। साथ रहने पे सहमति होती है, क्योंकि सहमति नहीं होगी तो अलग देश का ही निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, जैसे पहले पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बाद में जो ये था पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान था, ये दोनों साथ रह के खुश नहीं थे। ये पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के साथ रह के खुश नहीं था, फिर इसने अलग राज्य की
अलग देश बना लिया बांग्लादेश नाम से, तो ये आदर्श जो संघीय व्यवस्था होगी। पर भारत में तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, हम सब प्रांत हैं, ये साथ रहने पर दोनों में सहमति होती है। तो इसमें आदर्श संघीय व्यवस्था इसमें क्या होती है, एक तो क्या होती है आपसी भरोसा, आपसी भरोसा होता है। और क्या होती है, इसमें साथ रहने पर सहमति होती है, साथ रहने पर सहमति। इसमें ये क्या है कि ये जो प्रांत होते हैं ये केंद्र सरकार के साथ मतलब काम साथ रहने में सहमति इनकी होती है। संघीय शासन व्यवस्था है, इसके गठन के दो तरीके होते हैं, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था दो तरह की होती है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन के दो तरीके संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसके गठन होता है इसके गठन के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तरीके? वो दो तरीके जो होते हैं वो होते हैं, एक तो दो देश हो, दो या उससे अधिक देश लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाना। ठीक है, वो क्या होते हैं, दो या अधिक लोकतंत्र राष्ट्रों को, दो या अधिक लोकतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर, उनको साथ लाकर क्या है, एक बड़ी इकाई का गठन करना, यानी कि एक बड़ी इकाई का गठन। इसमें दो या अधिक लोकतंत्र राष्ट्र होते हैं, उनको साथ लाकर एक राज्य बना देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, इसमें अलग अलग देशों को साथ ला करके एक क्या है संयुक्त राज्य बना दिया गया। एक नया क्या नाम था, अमेरिका। इसमें अलग अलग देश हैं। ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड है, ऐसे ही अपना ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भी क्या है, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अलग अलग देश थे, स्वतंत्र देश थे, उनको साथ ला करके एक देश बनाया गया है। तो यहाँ पे ये इसमें क्या होता है, दो या अधिक लोकतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाना। और इसमें एक और दूसरा क्या होता है, राज्य और राष्ट्रीय सरकार होती हैं, उनके बीच सत्ता का बंटवारा। जैसे भारत में है राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। राज्य और जो राष्ट्रीय सरकार होती हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे भारत में है, राज्यों में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है। और भारत में तो एक तीसरा स्तर भी है, वो कौन सा है, स्थानीय स्तर। भारत में संघीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं। और जो ये होती है, ये क्या होती है, ये जो संघीय व्यवस्था होती है इसके गठन के कितने हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका है दो या अधिक लोकतंत्र राष्ट्रों को साथ ला करके एक बड़ी इकाई का गठन कर लिया जाए, और जैसे अमेरिका में है। और एक राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का जो है वो बंटवारा होता है, जैसे भारत में है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में स्पेन इसके उदाहरण हैं। तो दो या अधिक राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन, दो या अधिक
राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन, दो या अधिक राष्ट्रों को साथ लाकर के एक बड़ी इकाई का गठन होता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है दोनों राष्ट्रों की संप्रभुता होती है, वो साथ होती है। दो या अधिक राष्ट्र हो तो उनकी संप्रभुता क्या होती है? साथ होती है। दोनों राष्ट्रों की संप्रभुता साथ होती है। और इसमें क्या होता है? राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है उसमें क्या होता है? राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। राज्य देखो, इसके गठन के दो तरीके होते हैं संघीय शासन व्यवस्था के। एक तो दो या अधिक देश एक साथ मिलकर के एक इकट्ठा देश बना ले। एक होता है जैसे अमेरिका में है, एक भारत में है, जैसे राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो है। तो इसमें क्या है? दोनों राष्ट्रों की संप्रभुता होती है, वो साथ होती है। और यहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे क्या होती है? केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर, यहाँ पे केंद्र सरकार होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। अलग अलग पहचान होती है। यहाँ पे शायद दोहरी नागरिकता भी मिले। अलग अलग पहचान, यहाँ पे जो पहचान होती है वो अलग अलग होती है। और भारत में क्या है? इसमें पहचान एक भी होती है। और राज्यों को क्या है? समान अधिकार है। राज्यों को समान अधिकार। और यहाँ पे क्या है कि सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता है। ये क्या है? सुरक्षा और, ताकि उनमें सुरक्षा के लिए ज़्यादा वो छोटे छोटे जो राष्ट्र होते हैं उनकी जो सुरक्षा है वो, यदि वो इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर वो एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं। तो वो उनको क्या है, उससे उनकी सुरक्षा बनी रहती है। सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता, और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता। ये क्या है? सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता है। इसमें विशेष स्थितियों में प्रांतों को विशेषाधिकार भी हैं। इसमें विशेष स्थितियों में प्रांतों को विशेषाधिकार, विशेष स्थितियाँ होती हैं, उनमें प्रांतों को कुछ अलग से अधिकार होते हैं। जैसे गोवा को कुछ अलग से अधिकार है, ठीक है, वहाँ पे टूरिज़्म वगैरह का हो गया। तो इस हिसाब से भी वो बाद में स्वतंत्र हुआ। वहाँ के कल्चर भी अलग से हैं। और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अलग से हैं, उनको थोड़ी अलग हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण था विशेष स्थितियों में वो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में क्या थे? पहले धारा 370 लगी हुई थी, उससे उसको विशेष राज्य का
दर्जा जो मिला हुआ था। और इसमें क्या होते हैं कि प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिए गए होते हैं। इसमें प्रांतों को ज़्यादा अधिकार इसमें प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। और इसके कुछ उदाहरण अब हम करेंगे इसके। एक तो दोनों, इसमें क्या होती है, दो या अधिक राष्ट्रों को साथ ला करके एक बड़ी इकाई का गठन होता है। तो दोनों राष्ट्रों की प्रभुता होती है, वो साथ रहती है। अलग अलग इनकी पहचान होती है। सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता है, क्योंकि छोटे देश यदि बड़े देश के साथ आके मिलेगा तो उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी तो मिल ही गई। और प्रांतों को इसमें ज़्यादा अधिकार, क्योंकि वो फिर प्रांत के तौर पे आए ना, तो उनको अधिकार भी ज़्यादा ही मिलेंगे। केंद्र सरकार होती है इसमें, जैसे भारत में है तो जिस राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, वहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। राज्यों को समान अधिकार होते हैं, परंतु विशेष स्थितियों में प्रांतों को विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं। अब जो है इसके उदाहरण हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि उसमें संयुक्त क्यों है, क्योंकि उसमें कई राज्य आके मिले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और क्या है इसके, ऑस्ट्रेलिया, ये किसके क्या हैं उदाहरण। और हमें पता है अपने भारत में राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच क्या है, सत्ता का बंटवारा है। तो यहाँ पे अपना उदाहरण भारत, बेल्जियम, स्पेन। तो यहाँ पे ये इसका उदाहरण हो गया भारत, बेल्जियम, स्पेन। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको समझ में आए होंगे कि जो आदर्श संघीय व्यवस्था होती है ये क्या होती है। इसमें आपसी सहयोग होता है और क्या है, साथ रहने पर ये सब सहमत होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि कई राज्य एक साथ, कई स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। वो गठन के दो तरीके होते हैं। एक तो जिसमें कई जो स्वतंत्र देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश, एक बड़े राज्य का निर्माण कर लेते हैं। और एक होते हैं राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, जैसे भारत में अपने हुआ है। संघीय व्यवस्था है ये भारत संविधान द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, ये तो हमने अब तक पढ़ा था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, और इसके देख लिए। फिर हमने देखा कि संघीय व्यवस्था होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। ये देखा कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं होती है कि उसमें क्या होते हैं, प्रांतों के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका होती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका होती है। और इसमें क्या होते हैं, राज्य सरकार के दो या अधिक, जो सरकार होती है उसके दो या अधिक सत्र होते हैं। बदलाव के लिए क्या होते हैं, दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। राजस्व के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। प्रांतों के अपने अधिकार होते हैं। केंद्र सरकार जो होती है उसके पास सबसे बड़ी ताकत उसी के पास होती है। ये सब हमने संघीय व्यवस्था का देख लिया। फिर हमने देखा कि जो संघीय व्यवस्था है इसके गठन के दो तरीके होते हैं। और संघीय व्यवस्था के गठन के, एक तो बहुत सारे देश साथ आकर के एक देश का निर्माण कर ले। एक होता है एक ही देश में राज्यों में और जो केंद्र की सरकार है वो अलग अलग हो, या दो या तीन स्तर हो। तो ये हमने देख लिया। और जो संघीय व्यवस्था की विशेषता थी वो ये एकता को बढ़ाने क्यों होते हैं, क्योंकि एकता को और खुशहाली बढ़ाने के लिए होता है। तो ये हमने देख लिया, संघीय व्यवस्था के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में कैसी संघीय व्यवस्था है। हमारे भारत देश की भी तो देखें कि संघीय व्यवस्था क्या है। तो संविधान द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान द्वारा भारत को क्या है, राज्यों का
संघ घोषित संविधान द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित। संविधान द्वारा जो भारत है उसको राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान द्वारा मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। जो अपना संविधान था ना, उसमें मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था। संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान। भारत संविधान में मौलिक रूप से जो है वो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था। और वो 2 स्तर कौन से थे? एक तो संघ सरकार, और एक अपनी कौन सी थी? प्रांत सरकार। एक तो थी अपनी संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, दूसरी थी प्रांत सरकार। क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन था ना, ये तो बाद में आया, और बाद में आने के बाद सन 1959 में 2 अक्टूबर कुछ ऐसा था, उसमें नागौर, राजस्थान के नागौर में पहली बार क्या है, ये जो है ये पंचायत के साइड इलेक्शन हुए थे वहाँ पे। बाद में 1992 में संविधान में संशोधन किया गया, पंचायती राज एक्ट लाए। उसके बाद क्या है, इसको जो थे ना, ये पंचायती राज को अधिकार दिए गए, इससे मजबूती आई। और इसके बाद क्या है, ये स्थानीय स्वशासन है, इसमें जैसे इसके चुनाव करवाने आवश्यक कर दिए, तो इसको मजबूती आई। और बाद में क्या है, ये इसको हम प्रभावी मान सकते हैं। पंचायत, इसमें क्या हो गया, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या है, बाद में लाया गया, ये मौलिक रूप से नहीं था, बाद में लाया गया। और ये दोनों क्या थे, संविधान में मौलिक रूप से। कि जब संविधान लागू हुआ तब ये थे, और ये क्या है, ये बाद में आया स्थानीय स्वशासन। तो ये क्या है, संविधान भारत में संघीय व्यवस्था ये कैसी है, भारत संविधान द्वारा भारत को क्या है, राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत में 2 स्तरीय संविधान, जो भारत का संविधान था, इसमें मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। एक कौन सी थी, एक तो जो है संघ सरकार, और एक थी प्रांत सरकार। और स्थानीय स्वशासन को बाद में जोड़ा गया, और 1956 में नागौर में शुरू हुआ था, और बाद में 1992 में पंचायती राज एक्ट आया। उसके बाद इसको क्या है, इसको ताकत मिली थी स्थानीय स्वशासन को। तो संविधान द्वारा ये हमने देख लिया। तो 2 अब क्या है, संघीय व्यवस्था में 3 रूप हैं। अब ये क्या थी, पहले 2 थी, अब 1 है। तो अब कितने हो गए, 3 हो गए। अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब क्या है कि अब संघीय व्यवस्था के 3 रूप हैं। अब संघीय व्यवस्था के 3 रूप हैं। तो अब हमने देखा था कि अब कितने रूप हैं, 3 रूप है। एक तो कौन सा है, संघ सरकार।
एक क्या है, राज्य सरकार। तीसरा क्या है अपने, पंचायत और नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका। तीसरा कौन सा है अपने, पंचायत और नगर पालिका, संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायत और नगर पालिका। अब क्या है, 2+1, क्योंकि संविधान में मौलिक रूप से 1 था, तीसरा बाद में, एक बाद में जोड़ा गया, तो अब कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। वो 3 अब संघीय व्यवस्था के रूप कौन से हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और क्या है, पंचायत और नगर पालिका, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो कौन से हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और पंचायत और नगर पालिका। इनकी क्या है कि इनको जो अधिकार दिए गए हैं वो 3 सूचियाँ, जिन्हें हम कहते हैं 3 सूचियाँ, विवाद की सूचियाँ। 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं, तीन सूचियाँ कौन कौन सी है, 3 सूचियाँ होती हैं जो केंद्र सरकार के पास जो विषय होते हैं वो कौन से हैं, संघ सूची, संघ सूची। राज्य सरकार के जो विषय हैं वो किस में है, राज्य सूची में। और जो तीसरा है वो कौन सा है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची, जो संघ सूची के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं, जो ये 3 सूचियां तो दी गई अलग अलग, पर जो फाइनल जो बात होगी ना, यदि विवाद की स्थिति हो तो कानून जो केंद्र सरकार है उसका कानून मान्य होगा। संघ सूची में अब हम देख लेते हैं कौन से हैं, प्रतिरक्षा, और कौन सा है, प्रतिरक्षा और संचार, और कौन सा है, प्रतिरक्षा, संचार, विदेश मामले और प्रतिरक्षा, संचार, विदेश मामले, मुद्रा, बैंक, मुद्रा और क्या है, बैंक। मुद्रा और प्रतिरक्षा, संचार, मुद्रा, विदेश मामले और बैंक, ये किसके पास है, संघ सूची के पास है। और जो अपनी पुलिस है, ये मैंने बताया था कि ये राज्यों के पास है, तो क्या है, पुलिस। और क्या है, व्यापार वाणिज्य, पुलिस, व्यापार वाणिज्य, और क्या है, कृषि और सिंचाई। कृषि, पुलिस, व्यापार वाणिज्य, कृषि और सिंचाई किसके पास है, राज्यों के पास है। और समवर्ती सूची में जो आ जाते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है, कानून बना सकती है, वो कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, और क्या होता है, उत्तराधिकार। ये जो विषय हैं ये किसके पास है,
शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये हैं समवर्ती सूची के विषय हैं। यानी कि इस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। राज्य और अब समवर्ती सूची है, इस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों क्या है, कानून बना सकती है। केंद्र सरकार दोनों क्या है, कानून बना सकती है, दोनों कानून बना सकती है। और यदि विवाद हो जाए तो किसका मान्य होगा, केंद्र का। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून क्या है, मान्य होगा इसमें समवर्ती सूची वाले विषय में। और जो बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो किसके पास हैं, वो हैं बाकी बचे, ये भी किस में जोड़ दिए गए, ये हैं संघ सूची में जोड़ दिए गए। बाकी बचे हुए भी किस में हैं, संघ सूची में। संघीय व्यवस्था होती है उसमें साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं होते। बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं। तो जो बड़ी संघीय व्यवस्था होती है उसमें साथी इकाइयाँ होती हैं, उनको बराबर अधिकार नहीं होते। इसका उदाहरण अपने भारत में क्या है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। भारत में क्या सभी के साथ ऐसा है, नहीं, क्या है, असम, नागालैंड, असम, नागालैंड और इसको क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और ये जो मिजोरम है इसको असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इसको क्या है, विशेष शक्तियाँ, इनको विशेष शक्तियाँ मिली हुई है। विशेष शक्तियाँ, इनको क्या है, विशेष शक्तियाँ मिली हुई है। किसके तहत, अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 के तहत संविधान के प्रावधानों के तहत ठीक है, इसको विशेष शक्तियाँ दी गई है। किस हिसाब से दी गई है, अनुच्छेद 371 संविधान के प्रावधानों के तहत इसको विशेष शक्तियाँ दी गई है। तो इसको क्या दी गई है, ये विशेष शक्तियाँ हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विशेष शक्तियाँ, इनकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता ये है कि जो स्वदेशी लोग हैं, ये शक्तियाँ क्या है, स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति, शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति, स्वदेशी लोग, उनकी संस्कृति और जो सरकारी सेवाओं में अधिमान्य है और सरकारी सेवाओं में
अधिमान्य, सरकारी सेवाओं में जो अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के, रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण, रोजगार के जो भूमि अधिकार उनके संरक्षण के संबंध में उपयोगी। ठीक है, ये देखो बड़ी संघीय व्यवस्था होती है, इसमें साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं होते। ये जो बड़ी संघीय व्यवस्था होती है इसमें साथी इकाइयों को कई बार बराबर अधिकार नहीं होते। इसका उदाहरण हमें भारत में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भारत में? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनके लिए क्या है, इनको विशेष शक्तियाँ दी गई है। किसके तहत दी गई है? अनुच्छेद 371 संविधान के प्रावधानों के तहत। अच्छा, ये शक्तियाँ हैं, ये क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है? ये उपयोगिता यानी कि ये कहाँ काम आती है? ये शक्तियाँ स्वदेशी लोग, जो स्वदेशी लोग हैं उनकी संस्कृति, उनकी जो संस्कृति होती है, जिस संस्कृति को मानते हैं, और सरकारी सेवाएं, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, ये अधिमान्य रोजगार के यानी कि जो नौकरियां होती है ना, उनमें भूमि के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में रोजगार अधिमान्य और रोजगार के जो भूमि अधिकारों के संबंध में क्या है, के संरक्षण के संबंध में उपयोगी हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। कुछ इकाइयों को तो विशेष शक्तियाँ होती हैं और कुछ इकाइयों को क्या होती है, बहुत कम अधिकार दिए गए भी होते हैं। ये बात नहीं है, जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं अपने, इनको क्या है, कम अधिकार दिए गए हैं। जैसे दिल्ली में ही हम बात कर लें तो दिल्ली में ठीक है इलेक्शन होता है वहाँ पे, और क्या होता है कि वहाँ पे मतलब वहाँ का सीएम भी है, पर फिर भी उसको अपने हरियाणा जितने अधिकार नहीं है। जो उनकी पुलिस होती है ना, वो दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं आती। अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी कोशिश की थी, बाद में पुलिस उनकी बात नहीं मानती थी, तो फिर उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ इकाइयों को बहुत कम अधिकार होते हैं। ये ज़्यादा अधिकार वाले तो हमने देख लिए, और कुछ को क्या होते हैं, बहुत कम अधिकार होते हैं। कुछ इकाइयों को बहुत कम अधिकार होते हैं। कुछ इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या होता है कि बहुत ही कम जो है वो अधिकार दिए गए होते हैं। जैसे कुछ इकाइयों को कम अधिकार दिए गए हैं, जैसे इसका उदाहरण हो गया चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। ये क्या है, इसके उदाहरण हो गए, ये इनको मिले हुए हैं। और इसको किसी प्रांत, इनको क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इस वजह से ये अलग छोटे आकार के कारण स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। छोटी आकृति के कारण स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। छोटी आकृति के कारण क्या है, स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते क्योंकि छोटे बहुत है, और किसी प्रांत में भी इन्हें नहीं मिलाया जा सकता। प्रांत यानी कि राज्य, किसी प्रांत में भी नहीं मिलाया जा सकता। और उदाहरण हमने इसको देख लिए, क्योंकि ये छोटी आकृति है, इतने छोटे हैं कि इनको स्वतंत्र प्रांत नहीं बना सकते, किसी और प्रांत में भी इनको शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका सारा सिस्टम ही अलग है। तो इनको, ये क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ये क्या होते हैं, ये केंद्र शासित
प्रदेश होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो ये होती है कुछ इकाइयों को बहुत कम अधिकार दिए गए होते हैं। जैसे का बंटवारा होता है वो संविधान की बुनियाद होती है। सत्ता का बंटवारा संविधान की बुनियाद। सत्ता का जो बंटवारा होता है वो संविधान की क्या होती है? बुनियाद होती है। तो ये कैसे होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें बदलाव आसान नहीं होता। इससे क्या होता है? बदलाव आसान नहीं होता और बदलाव के लिए दोनों सत्रों की जो सहमति होती है वो आवश्यक होती है। तो इसमें क्या होता है? बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। संसद बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत। संसद के दोनों सदनों में क्या होना चाहिए? 2/3 एक तो बहुमत होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अब आधे राज्यों की विधानसभाओं में क्या होती है? मंजूरी होनी चाहिए। आधे राज्यों की विधान सभाओं में मंजूरी होनी चाहिए। जो आधे राज्य हैं वहाँ की विधानसभा होगी उनमें इसको मंजूरी होनी चाहिए। सत्ता का बंटवारा जो संविधान की बुनियाद है, इसमें क्या है कि बदलाव आसान नहीं है और जो यदि बदलाव करना हो तो बदलाव के लिए क्या करना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। आधे राज्यों की विधानसभाओं में इसे क्या है? मंजूरी मिलनी चाहिए। आधे राज्यों की विधानसभाओं में इसको मंजूरी मिलनी चाहिए। तो जो सत्ता का बंटवारा होता है वो संविधान की बुनियाद होती है। अब जो होते हैं संवैधानिक कानूनों और प्रावधानों के क्रियान्वयन की देख रेख में किसकी भूमिका होती है? महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका की होती है। संवैधानिक जो कानून और प्रावधान है इनका क्रियान्वयन संवैधानिक कानून और प्रावधानों का क्रियान्वयन। ये क्या होता है? संवैधानिक कानून और प्रावधान होते हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे होता है? इसके लिए किसकी ये होता है? उनका क्रियान्वयन इसकी देख रेख में जो न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका, देख रेख में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका जो क्रियान्वयन होता है उसकी देख रेख में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? न्यायपालिका की, यानी कि कोर्ट की होती है। विवाद का फैसला कैसे होगा? जो विवाद होगा, विवाद का फैसला कौन करेगा? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो विवाद का फैसला हाई कोर्ट या
सुप्रीम कोर्ट में होगा संवैधानिक। तो ये इसकी होगी। अब ये जो संघीय व्यवस्था होती है ये हमारी चलती कहते हैं कैसे है। संघीय व्यवस्था होती है, इसमें संवैधानिक प्रावधान आवश्यक हैं। व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, ये चलती है संवैधानिक, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है, यानी कि संविधान में बदलाव या कुछ ऐसे होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधान मतलब कानून बने हुए होने चाहिए। संवैधानिक प्रावधान आवश्यक। एक तो इसके लिए यानी कि इसके लिए ये संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए कि इस चीज़ के लिए ये कानून बना है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसके चरित्र को जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था की संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय, भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसकी सफलता का श्रेय किसको जाता है, लोकतांत्रिक राजनीति है उसके चरित्र को, लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को किसको जाता है, लोकतांत्रिक राजनीति है उसके चरित्र को। भारत में जो ये संघीय व्यवस्था की जो ये सफलता है इसका श्रेय जाता है। ने क्या है, भाषाई राज्य। भाषाई राज्य भाषा आधार पर प्रांतों का गठन किया गया है। भाषाई राज्य क्या है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन परीक्षा थी ये, क्योंकि जो पहले थे आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अपने हैं ना ये पहले तो अपने जो प्रांतों का गठन होगा ये भाषा के आधार पर होगा, तो ये बात हो गई थी। और क्योंकि पहले भी हरियाणा की मांग, भारत की आज़ादी से पहले ही हरियाणा की मांग जो उठ रही थी तब से ये बात थी। बाद में क्या हुआ कि 1965 तक अंग्रेजी को क्या है भाई, इसको अंग्रेजी को सरकारी कामकाजों की भाषा इसको नहीं रखेंगे। तो कुछ राज्यों में तो वो बोले कि हमें तो अंग्रेजी समझ में आती है, हम तो अंग्रेजी को रखेंगे, ये विवाद भी हुआ। कुछ राज्य थे जैसे आंध्र प्रदेश थे, हरियाणा थे, और ये इनको क्या है भाषाई आधार पर इनका पुनर्गठन किया गया। तो भाषाई राज्य क्या थे, जो भाषा आधार पर जो प्रांतों का गठन किया गया। भाषाई राज्य क्या था कि भाषा आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। भाषा आधार पर क्या किया गया, प्रांतों का गठन किया गया। जब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया देश की लोकतांत्रिक, तो ये क्या था कि मांग उठी, अनशन पे भी बैठे लोग, आमरण अनशन पर भी बैठे। तो इससे क्या था कि ये लोकतांत्रिक जो राजनीति थी इसकी ये पहली और कठिन परीक्षा थी। ये क्या थी, लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन परीक्षा, ये लोकतांत्रिक राजनीति थी उसकी पहली और कठिन परीक्षा थी। 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों की सीमा थी क्या, वो बदली। 1950 के दशक में
कई पुराने राज्यों की सीमा बदली। 1950 के दशक में कई पुराने राज्य थे, उनकी सीमा क्या है वो बदल दी गई। कारण था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इसका कारण क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या हुआ कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, विभिन्नताओं को रेखांकित करने और आदर देने के लिए। और दूसरा कारण क्या था इसका? विभिन्नताओं को रेखांकित करने और आदर देने के लिए। जो विभिन्नताएं थी उनको रेखांकित करने के लिए और उन्हें आदर देने के लिए, ताकि लोग जो अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं उनकी भाषा का सम्मान हो। उस आधार पर उनके राज्यों का पुनर्गठन हो, ताकि सभी लोग एक साथ मिल कर के क्या है साथ रह सके। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? नागालैंड, हरियाणा, और क्या था? झारखंड, उत्तराखंड, इसके उदाहरण थे नागालैंड, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड। तो ये इसके उदाहरण थे। तो भाषाई आधार पर प्रांतों का क्या है, ये गठन किया गया था। ये क्यों किया गया था? विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उनको आदर देने के लिए, ताकि देश की एकता बनी रहे। नागालैंड, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड, इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। भाषा नीति, ये जो होती है भाषा नीति होती है, ये क्या होती है? भारत के संघीय ढांचे की क्या थी? ये दूसरी परीक्षा थी। भारत भाषा नीति थी, ये अपने जो संघीय ढांचा था इसकी दूसरी परीक्षा थी, क्योंकि भारत में एक तो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं थी, पर हिंदी को राजभाषा माना गया था। अब भारत में क्या है, बहुत सारी अलग भाषाएं थी, 121 पता नहीं कुछ इतनी भाषाएं थी जिनको बहुत सारे लोग बोलते थे। तो अब हिंदी को राजभाषा बना दिया, तो इसके साथ ही क्या किया कि 21 अन्य अनुसूचित भाषाओं को जोड़ा गया। तो एक हिंदी और 21 और, तो 22 हो गई। तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी समेत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ये इस तरह करके हिंदी, अंग्रेजी और ये करके टोटल 22 भाषाएँ हैं। राज्यों की अपनी राजभाषाएँ हैं। राज्यों का अधिकांश काम हिंदी में होता है। तो नेताओं ने क्या है इस संबंध में कुछ सावधानी भरा व्यवहार किया हिंदी को लेकर के, क्योंकि उन्हें यदि ये इसके जो होते हैं, यदि नेताओं ने समझदारी ना दिखाई होती तो भारत में क्या है इसको लेकर के काफ़ी आंदोलन होते, और क्या होता है कि हमारी देश की एकता खतरे में पड़ जाती। तो संघीय ढांचे की ये क्या थी? भाषा नीति संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा थी। संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा थी। ये क्या थी? संघीय ढांचे की दूसरी
परीक्षा थी और क्या थी, संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं है। और तीसरा जो है वो क्या है कि हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी को क्या है, हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी को राजभाषा जो है वो माना गया है। 21 अन्य अनुसूचित भाषाएं हैं। 21 अन्य अनुसूचित भाषाएं हैं। 21 अन्य अनुसूचित भाषाएं हैं। 22 में से किसी भी भारत में जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर होगा वो 22 भाषाओं में से हम किसी भी भाषा में दे सकते हैं। 22 में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, दे सकते हैं। 22 में से किसी भी भाषा में हम क्या है, परीक्षा दे सकते हैं। और राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों की राजभाषाएं, जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाबी हो गई, तो इनकी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अधिकांश काम हिंदी में होता है। राज्यों का अधिकांश काम, राज्यों का अधिकांश काम हिंदी में होता है। राज्यों का अधिकांश काम किस में होता है, हिंदी में होता है। नेताओं का जो हिंदी को लेकर सावधानी भरा व्यवहार, नेताओं का हिंदी को लेकर सावधानी भरा व्यवहार। ठीक है, नेताओं का सावधानी व्यवहार था। 1965 में अंग्रेजी में जो कामकाज है वो बंद होना चाहिए था। 1965 में अंग्रेजी में कामकाज बंद होना चाहिए था। 1965 में हिंदी में जो कामकाज है वो बंद होना चाहिए था। पर क्या है, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग थी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। इसका क्या है कि अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो जारी रहे। और क्या थे, तमिलनाडु में उग्र रूप और हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजकीय कामों में प्रयोग किया गया। तमिलनाडु में इसका काफ़ी उग्र रूप देखा गया। बाद में क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को का राजकीय कामों में प्रयोग, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का राजकीय कामों में प्रयोग। ठीक है, तो इसका क्या है, फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का राजकीय कामों में प्रयोग किया जाने लगा। तो भारत की जो भाषा नीति थी ये संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा साबित हुई। संविधान में राष्ट्रभाषा
तो किसी को नहीं बनाया गया, पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 21 अन्य अनुसूचित भाषाओं को दिया गया। तो 22 में से किसी भी भाषा में हम क्या है पेपर जो है वो दे सकते हैं। और क्या है, राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अधिकांश काम हिंदी में होता है। नेताओं का हिंदी को लेकर सावधानी भरा व्यवहार है। 1965 में अंग्रेजी में कामकाज बंद होना चाहिए था। गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग थी कि जारी रहे हिंदी और फिर अंग्रेजी दोनों में क्या है अब सरकारी कामकाज अपने होता है। और राज्यों के जो संबंध हैं उनके बारे में लगातार बदलावों से संघवाद को मजबूत हुआ है। केंद्र और राज्य संबंध हैं। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और जो राज्य संबंध थे ये क्या हुए कि ये लगातार बदलावों से संघवाद मजबूत हुआ। लगातार बदलावों से संघवाद मजबूत हुआ। तो लगातार बदलाव हुए, इससे क्या हुआ कि जो ये क्षेत्रीय विभिन्नताओं को पहचाना गया, फिर उनको माना गया। तो इससे क्या है कि एकता को बल मिला। यदि जैसे हम घर में भी रहते हैं तो यदि सभी की जायज़ मांगों को सुना जाए, उनको पूरी किया जाए तो घर की एकता बनी रहती है। ऐसे ही देश की एकता सभी की मांगों को सुनने से और उन्हें पूरा करने से बनी रहती है। शासक दल और नेताओं का व्यवस्था का अनुसरण। शासक दल थे, शासक दल और नेताओं का व्यवस्था का अनुसरण। शासक दल और जो नेता थे इन्होंने क्या किया, शासक दल और नेता ने इन्होंने सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था का जो रूप है ये इसके ऊपर इनके ऊपर क्या है, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक रूप निर्भर करता है। इस पे क्या है, सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक रूप जो है वो निर्भर करता है। इसमें 1990 के बाद स्थिति में क्या, केंद्र और राज्य सरकार के हितों की अनदेखी की कोशिश की गई। संघीय इकाई के रूप में अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। संघीय इकाई के रूप में जो अधिकारों का प्रयोग था वो अब तक प्रांतों ने किया ही नहीं था, क्योंकि जो केंद्र में सरकार थी वो ज़्यादातर राज्यों में बन जाती थी। पर 1990 के बाद जो स्थिति थी वो बदलाव आया उसमें, और उसमें क्या आया कि उसके बाद जो है ये कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय दल उभरे, और इससे क्या है कि ये अलग से इनकी केंद्र में जो सरकार थी उससे अलग सरकार बनने लगी। तो अब क्या थे कि वहाँ पे थोड़ा केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ भेदभाव करने लगी जहाँ पे उस पार्टी की सरकार नहीं थी, तो वहाँ पे उनको ग्रांट कम मिलती। फिर उन्होंने अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई, फिर कुछ बदलाव हुए, और बाद में क्या हुआ कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी उभरे। तो जैसे हरियाणा में ये हो गए, INLD हो गया, और भी अब JJP है, और भी कई राज्यों में थे, तो वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल उभरे। तो अब इनके पास काफ़ी सीटें आ गई, और बहुमत के लिए किसी के पास भी बहुमत नहीं था, तो इनके साथ गठबंधन करना पड़ा। तो इससे भी क्या है कि इससे केंद्र और राज्य संबंधों में मजबूती आई। 1990 के बाद जो स्थिति में बदलाव आया, और वर्तमान में सत्ता की जो साझेदारी है वो ज़्यादा प्रभावी है। 1990 के बाद
स्थिति में बदलाव आया और वर्तमान में सत्ता साझेदारी ज़्यादा प्रभावी है। वर्तमान में क्या है, जो सत्ता की साझेदारी है वो ज़्यादा प्रभावी है। केंद्र और राज्य संबंधों में जो लगातार बदलाव आए और सत्ता की साझेदारी में 1990 के बाद जो स्थिति में परिवर्तन आया और जो वर्तमान में क्या है, सत्ता की साझेदारी है वो हमें ज़्यादा प्रभावी दिखाई देती है। देखते हैं कि भारत में जो भाषाई विविधता है उसे हम देखते हैं। भारत में भाषाई विविधता, भारत में जो भाषाई विविधता थी वो क्या थी कि भाषाई विविधता थी कि 121 प्रमुख भाषाएं थी और अनुसूचित जो भाषाएं थी वो 22 भाषाएं थी। तो भाषा के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा जो विविधता वाला देश था और हिंदी को जो थी कि सिर्फ 40% लोगों की मातृभाषा थी। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया और भाषाई आधार पर इसमें भारत में क्या है 121, इसमें क्या है 121 प्रमुख भाषाएं। और मैंने बताया था कि 22 अनुसूचित भाषाएं, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। और क्या है कि भाषा के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। सबसे भाषा हिसाब से सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। भाषा के हिसाब से भारत सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। क्यों? और हिंदी को जो है वो सिर्फ 44% लोगों की मातृभाषा है। हिंदी 44% लोगों की मातृभाषा है। हिंदी 44% लोगों की। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। इसमें क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी रिपोर्ट को लागू किया गया। बाद में क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से देश की एकता क्या हुई, मजबूत हुई। भाषाई भारत में भाषाई विविधता 121 प्रमुख भाषाएं हैं, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। हिंदी 44% लोगों की मातृभाषा। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट थी, उसको लागू किया गया था। उसके बाद क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से देश की एकता को क्या हुआ, मजबूत हुई। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से देश की एकता
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से देश की एकता क्या है, मजबूत हुई। देश की एकता मजबूत हुई। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से देश की एकता क्या है, वो मजबूत हुई। और क्या हुआ इससे कि तेलुगु, तमिल, मराठी बोलने वालों की भाषाओं का ख्याल न रखा गया होता तो देश की एकता को खतरा पहुंचा होता। तो ये थी भारत में भाषाई विविधता। अब भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण विशाल जनसंख्या वाले देश में दो स्तरीय शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल सकती। तो इतने बड़े स्तर में तो मैंने बताया था, फिर स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया, तो इसमें एक स्थानीय सरकार को भी जोड़ा गया। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया भारत में। विकेंद्रीकरण भारत में जो विकेंद्रीकरण हुआ ये किस हिसाब से हुआ, दो स्तरीय शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल सकती थी। इस कारण जो भारत के जो प्रांत थे यानी कि जो राज्य थे वो यूरोप के जो देश थे ना उनसे बड़े थे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से। तो भारत में सत्ता साझेदारी के तीन रूप। सत्ता भारत में सत्ता साझेदारी के तीन रूप। भारत में सत्ता साझेदारी के तीन रूप थे, वो कौन कौन से। एक तो क्या थी, केंद्र सरकार। दूसरा हमें पता है कौन सी थी, राज्य सरकार। और तीसरी कौन सी थी, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। तो कौन कौन सी थी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। कौन कौन सी थी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्यों हुआ ये, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का जो अच्छे से नहीं चला सकते थे, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा कुछ स्थानीय। अब क्या था कि अब जो स्थानीय मांगे थी वो उनको स्थानीय लोग ही जानते थे। इस कारण स्थानीय सरकार का गठन किया गया अपने इलाके की बेहतर समझ के कारण। कारण क्या था इसका, स्थानीय सरकार का अपने इलाके की बेहतर समझ। और क्या था, मुद्दों और स्थानीय समस्याओं का बढ़िया निपटारा। मुद्दों और स्थानीय समस्याओं का बढ़िया निपटारा। इससे मुद्दों और स्थानीय समस्याओं का क्या था, वो बढ़िया निपटारा किया गया। क्या है, पैसे का इससे क्या है, कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि पता चल गया कि स्थानीय समस्याएं क्या है। तो इससे पैसे का कुशलता पूर्वक प्रयोग, इससे पैसे का कुशलतापूर्वक प्रयोग हुआ। लोकतांत्रिक भागीदारी की जो लोगों में आदत पड़ी, लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ी। और क्या हुआ इससे हुआ कि लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का ये क्या था, अच्छा तरीका था। लोकतांत्रिक सिद्धांत को अच्छा बनाने का तरीका। लोकतांत्रिक सिद्धांत को अच्छा बनाने का क्या था,
तरीका था। और क्या था, इससे विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को संविधान में स्वीकारा गया। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को संविधान में स्वीकारा गया। जो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता थी उसको संविधान में क्या है, स्वीकारा गया। अब 1992 में क्या था, संविधान संशोधन किया गया। 1900 संविधान संशोधन 1992 में संविधान संशोधन किया गया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। अब क्या था, इसमें पंचायती राज एक्ट आ गया। तो अब इससे क्या था, पंचायती राज को क्या था, मजबूती मिली और इससे जो चुनाव करवाने थे वो टाइम पे ज़रूरी हो गए। अब क्या थे कि टाइम पे जो चुनाव करवाने थे वो आवश्यक हो गए। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटें, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटें। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों के लिए क्या है कि इलेक्शन के लिए जो थी सीटें थी वो उनके लिए आरक्षित कर दी ताकि इनको मौका मिले और ये भी इलेक्शन लड़ सके और सत्ता में ये राजनीतिक रूप से भी आगे आए। क्योंकि एक तो कमज़ोर वर्ग था महिला और दूसरे थे अनुसूचित जाति और जनजाति, तो अब 1/3 महिला आरक्षण और अब इसको क्या कर दिया है, 50% कर दिया गया है। तो अब क्या था, चुनाव आयोग का भी गठन किया गया ताकि वो चुनाव करवाए। चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन किया गया और स्थानीय सरकारों को अपने कुछ अधिकार और राजस्व क्या थे, राज्य सरकारों को अपने राज्य सरकारों को अपने अधिकार और राजस्व, जो अपने अधिकार और राजस्व स्थानीय संस्थाओं को देना पड़ता है। स्थानीय संस्थाओं को देना पड़ता है। इसमें जो राज्य सरकारों को अपने अधिकार और राजस्व है वो स्थानीय संस्थाओं को जो है वो देना पड़ता है। अब पंचायती राज, गांव में मौजूद क्या है, स्थानीय शासन। अब पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, गांव में जो मौजूद स्थानीय शासन होता है वो क्या होता है, पंचायती राज होता है। तो पंचायती राज क्या होता है, गांव में मौजूद स्थानीय शासन। पंचायती राज, पंचायती राज गांव में मौजूद स्थानीय शासन। गांव में मौजूद जो स्थानीय शासन होता है वो पंचायती राज होता है। इसकी क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। इसकी एक ग्राम
पंचायत होती है। ये जो ग्राम पंचायत होती है इसमें क्या होती है, एक क्या होती है इसकी, एक इसकी परिषद होती है। क्या होती है इसकी, एक परिषद होती है। और क्या होती है इसकी, इसके कई सदस्य होते हैं, कई सदस्य चुनकर आते हैं। एक परिषद होती है, कई सदस्य होते हैं और एक इसका अध्यक्ष होता है। और क्या होता है इसका, एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से क्या होते हैं, पंच चुने जाते हैं। वार्डों से सदस्य, वार्डों से पंच चुने जाते हैं। सदस्य वार्डों से क्या चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं। पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली ये जो संस्था होती है, पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। पूरी पंचायत के लिए ये क्या है, फैसला लेने वाली संस्था होती है। पंचायती गांव में मौजूद स्थानीय शासन क्या है, पंचायती राज होता है। इसकी एक ग्राम पंचायत होती है, इसकी एक परिषद होती है, इसके कई सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष होता है यानी कि इसका सरपंच होता है। वार्डों से पंच होते हैं। पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली ये जो है ये संस्था होती है। पंचायत का काम होता है ग्राम सभा की देख रेख में जो होते हैं पंचायत का काम, पंचायत का काम क्या होता है कि ग्राम सभा की देख रेख में जो साल में 2-3 बार है वो क्या है, 2-3 बैठक करना। ग्राम सभा की एक साल में ग्राम सभा की 2 या 3 बैठक करना। 2 या 3 ये क्या है, बैठक करती है। ये शासन का ढांचा ये क्या होता है, जिला स्तर का होता है, जिला स्तर का होता है। ये जिला स्थानीय शासन होता है, ये जिला स्तर का होता है क्योंकि जिला परिषद होती है जब वो ज़िले की चुनी जाती है तो और उससे छोटी होती है पंचायत समिति। और पंचायत समिति से अपनी जो होती है ये क्या होती है, इसमें सरपंच होता है। ग्राम की जो ग्राम पंचायत होती है वो इसकी होती है। तो इसमें पंचायत समिति जो स्थानीय शासन का जिला स्तर का होता है। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, पंचायत समिति जिसे हम ब्लॉक समिति कहते हैं देसी भाषा में, वो क्या होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या होती है, पंचायत समिति बनती है। और पंचायत समिति के बाद क्या होती है, मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत होती है। मंडल या ये क्या है, प्रखंड स्तरीय पंचायत होती है, स्तरीय पंचायत ये होती है। उसके बाद क्या होती है, जिला स्तर का गठन, जिला स्तर का गठन ये कैसे होता है, जिला स्तर का गठन होता है, ये होता है जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर ये क्या होता है, जिला स्तर का गठन होता है, जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर होता है। और अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। सांसद, विधायक और जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य देख लेते हैं क्या होते हैं, सांसद,
सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य सांसद और विधायक, सांसद विधायक और क्या होते हैं इसके जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी, जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी यानी कि जो अफसर वगैरह होते हैं वो। तो इसके क्या होते हैं, इसके सदस्य सांसद, विधायक और जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी इसके क्या होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं, अधिकांश सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। जिला परिषद का प्रमुख, जिला परिषद प्रमुख क्या होता है, जिला परिषद का प्रमुख क्या कहलाता है, प्रधान। जिला परिषद का प्रमुख क्या रहता है, प्रधान। शहरों में जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, शहरों में स्थानीय संस्थाएं, शहरों में जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, नगर पालिका, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, इनमें क्या होता है, नगर निगम होता है। और इनका क्या होता है, जो अधिकारी होता है वो क्या होता है, प्रमुख, इनका मेयर होता है और इनका शायद क्या होता है, प्रधान होता है। नगर पालिका, इसका नगर पालिका का होता है शायद प्रधान होता होगा, ये होता है। इसका नगर निगम का क्या होता है, मेयर होता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर क्या अपना समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखा करो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों से कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखें। धन्यवाद।